से उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो वेट है वो वेट भी ऐसे टेढ़ा एक्ट करेगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगा, ठीक है। भले ही वो टेढ़ा रखा हुआ हो, सीधा हो, कैसे भी हो, तो उसका जो वेट है, क्योंकि मास हम बोलते हैं कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है सारा का सारा, ऐसा मान कर चलते हैं। तो ये mg यहाँ पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, हमने मान लिया कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में बनने वाला एंगल इस फाई। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई बनता है। तो ये एंगल तो फाई हो गया। अब एक काम और करते हैं। हमने ये कहा कि यहाँ पर mg तो यहाँ एक्ट कर रहा है, फिर जो है ना, जैसे कि दो लाइन्स हैं, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है फाई, इनके बीच में एक एंगल फाई बन रहा है। अब आप क्या करें, इन दोनों लाइन्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। मैंने कहा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने इस पर, एक परपेंडिकुलर मैंने इस वाली लाइन पर ड्रॉप कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया इस वाली लाइन पर, ठीक है। तो ये दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉप कर दिए। अब इन दो परपेंडिकुलर्स को अगर मैं ऐसे ऐसे, ये भी एक तरह से एक वेक्टर की तरह हो गया कि अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करा हुआ है तो इसको पैरेलली में कितना भी मूव करूँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसको जरा सा इधर खिसकाओ, अलग निकाल दो। ये जो परपेंडिकुलर इस पर था इसको मैं ऐसे ही लेकर आ गया नीचे को, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया। जो ये वाला परपेंडिकुलर है इसको मैंने ऐसे खींचा और ऐसे लाकर मैंने इसको यहाँ पर इससे मिला दिया, ऐसे। इनके बीच में भी एंगल फाई ही बनेगा। रीज़न क्या होता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अगर दो लाइन्स के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही सेम एंगल बनेगा, ये रूल होता है। ऐसा ही कुछ मैं फंडा यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि धीरे धीरे खिसक कर नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल है वो फाई हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये वेट तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर मैं इस mg की बात करूँ तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये इस पर परपेंडिकुलर ही तो हो गया। तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर परपेंडिकुलर बना लिया। दूसरा क्या होता है कि जब भी कभी मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन का ये नहीं होता कि अगर ये यहाँ पर रखा हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे ही ऊपर होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ये हो गया, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ये हो गया, और इंक्लाइंड सरफेस पर, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर mg हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा पीछे खींचा जाए ऐसे, तो इसका मतलब ये तो हो गया पूरा का पूरा परपेंडिकुलर इस पर, और ये mg जो हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर इस पर। तो बेटा इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बनेगा, फाई। ऐसा क्यों है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना। तो ये बन गया एंगल फाई। अब जब फाई बन गया तो ये जो mg इधर एक्ट कर रहा है तो mg के मैं दो कंपोनेंट्स तोड़ दूंगा मतलब रिजॉल्व कर दूंगा। कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देना मतलब कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देना, स्प्लिट कर देना। तो भाई जो फाई के साथ वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी कॉल्ड mg cos फाई या sin फाई, cos फाई। जो साथ वाला कंपोनेंट होता है दैट विल बी कॉल्ड mg cos फाई, इसको mg cos फाई बोलेंगे। और इस पर ये mg इधर है तो mg इस तरफ है तो एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग हो जाएगा और एक इसके ऐसे cos वाले के परपेंडिकुलर। तो सवाल ये उठता है, याद रखना हमेशा कि भाई cos वाले के परपेंडिकुलर तो दो चीज़ें नज़र आ रही है मेरे को। mg cos फाई के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो जिस तरफ वेट एक्ट कर रहा है जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं उस तरफ वाला परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो mg cos फाई इस तरफ है तो इधर वाला परपेंडिकुलर लेंगे, ये हो गया हमारे पास mg sin फाई, ठीक है। तो mg cos फाई और mg sin फाई समझ गए। बस मेन चीज़ समझने वाली यहाँ पर फाई थी और कुछ नहीं है मुश्किल।
एम जी कॉस फाई और साइन फाई आप जानते हैं, ये हो गया। इसके बाद आप ये देखिएगा एम जी साइन फाई हो गया, एम जी कॉस फाई हो गया, फाई हो गया। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड आर, तो रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि भाई यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैं लूँगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज में मैंने पहले ही कंडीशन ये ली, एफ एस मैक्स मतलब ये पीछे की तरफ जहाँ वो खिसक रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। तो कोई भी बॉडी जब जस्ट स्लाइड करना बिगिन करेगी, जब वो स्लाइड करना खिसकना शुरू करेगी, उस टाइम जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही हम एफ एस मैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एफ एस मैक्स बोल दिया। उसके बाद है इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम दैट एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। क्या है कि हमने ये कहा कि इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन का मतलब क्या है कि इसने जस्ट स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर उस इंस्टेंट के बाद की बात करूँगा कि उसने स्लाइड करना, अब वो स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड कर रहा है तो भाई फिर ये एफ एस मैक्स भी नहीं रहेगा, फिर ये एफ के बन जाएगा, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। तो एफ एस मैक्स का मतलब ये है कि बस अब आपने अगर जरा सी वैल्यू बढ़ा दी तो भाई अब खिसक जाएगा, अब ये खिसक जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, तो हम ये कह देते हैं कि वो जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ से ये कहा जा सकता है कि इट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब अभी करा नहीं है। इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन मतलब अभी कर नहीं रहा है, क्योंकि करते ही एफ एस मैक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एफ एस मैक्स की वैल्यू से जरा सी ज़्यादा ही वैल्यू होती है एफ के की, ठीक है ना। तो अगर वो कर रहा होता तो मैं ये कहता कि तब तो मुझे इसको एफ के लेना पड़ता, लेकिन मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ व्हेन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। तो स्लाइड डाउन करना शुरू करा है, जस्ट करना शुरू करा है, तो मैं कहूँगा अभी तक तो इन फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा था। अच्छा, अगर मोशन चालू हो जाता तो मैं बोलता कि एम जी साइन फाई माइनस जो भी इधर वाला फ्रिक्शन फोर्स है माइनस एफ के विल बी इक्वल टू जो भी इधर एक्सेलरेशन है एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, हम वो ले लेते। अभी के लिए मैंने ये बोल दिया। और फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ये आपका ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं एम जी कॉस फाई और आर, ये भी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये ऊपर उड़ने लगता या इंक्लाइन प्लेन को तोड़कर नीचे आ जाता, लेकिन रुका हुआ है ना स्टेबली। तो इसका मतलब ये जो आर है और एम जी कॉस फाई ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अच्छा, ये डिवाइड करने का भी एक सीधा सा नियम है कि जब भी कभी हमसे किसी एंगल की बात करी जाती है ना, तो उसमें हम साइन वो कॉट नहीं निकालते हैं, टैन निकालते हैं। टैन कैसे निकलेगा? जब साइन ऊपर होगा और कॉस नीचे। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को ही 2 से डिवाइड करना है, हो जाएगा एफ एस ऑन आर इज इक्वल टू एम जी साइन फाई ऑन एम जी कॉस फाई। एम जी से एम जी कट गया, tan phi is equal to एफ एस मैक्स अपॉन आर। उसके बाद एफ एस मैक्स अपॉन आर जो है वो म्यू एस होता है। तो tan phi is equal to म्यू एस अपॉन आर। जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था तब भी यही आया था, ठीक है। तो एफ एस मैक्स अपॉन आर, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया, एफ एस मैक्स अपॉन आर जो है वो म्यू एस होता है ना, तो इसको पूरे को म्यू एस ही लिखिए ना सीधे। एफ एस मैक्स अपॉन आर इस पूरे की वैल्यू म्यू एस होती है, तो ये म्यू एस हो गया। तो जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है tan थीटा वो भी म्यू एस के इक्वल आया था, और जो एंगल ऑफ रिपोज है tan फाई वो भी म्यू एस के इक्वल आया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन देखिएगा, thus the coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of repose. Mu s is equal to tan theta is equal to tan phi. इसका मतलब क्या है? थीटा is equal to phi. Thus angle of repose is equal to angle of friction. Angle of repose और angle of friction हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? अक्षत, कौस्तव, रक्षिता, यस सर, न्यासा, उदय,
यस सर। न्यासा पेपर था आज, कैसा हो गया? चलिए भाई पेपर भेज देना, ग्रुप पर डाल देना पेपर, देखूंगा ऐसा क्या आ गया पेपर में। चलिए जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम ये देखेंगे स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स हम देखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन है, यहाँ पर बॉडी हमारी मोशन में रहने वाली है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सीधी बात है, एक ब्लॉक को लिया, उसमें रस्सी बांधी और उसको खींचते हुए हम लेकर जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो एक सरफेस के ऊपर घिसटता हुआ, सरफेस के ऊपर फिसलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वहीं हमने क्या करा कि उसी ब्लॉक के नीचे एक लंबा सा हमने रॉड लगाकर एक व्हील इधर लगाया, एक व्हील इधर लगाया और फिर उसको खींचना शुरू करा, तो अब व्हील्स के ऊपर वो घूमता हुआ आ रहा है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जो व्हील्स के और सरफेस के बीच में एक्ट करे या किसी घूमती हुई चीज़ और सरफेस के बीच में एक्ट करे तो उसको हम बोल देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी एक सरफेस पर बहुत सारी जो क्रिस्टल बॉल्स होती हैं, कंचे जिनको बोलते हैं, वो हमने किसी सरफेस पर गिरा रखे हैं और उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को डाल दिया, रस्सी से खींचा उसको, तो बड़े आसानी से खींचता हुआ चला आ जाएगा। क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, मतलब रोल करना किसी भी बॉडी को स्लाइड करने के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होता है। वो चीज़ अभी प्रूव करके भी देखेंगे। The force of friction that comes into play when a body rolls over the surface of another body is called rolling friction. अब अगला जो टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द सरफेसेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। जब एक व्हील जो है वो बिना स्लिप करे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर घूमता जाता है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज जीरो इफ देयर इज नो स्लिपिंग। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं होती अगर कोई स्लिपिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए एक इधर सरफेस है और इसके ऊपर एक व्हील है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर मान लीजिए स्लिपिंग हो रही है, तो स्लिपिंग हो रही है। अब मैंने बोला कि ये जो व्हील है, ये व्हील ऐसे चलेगा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी स्लिपिंग भी हो रही है, तो अगर थोड़ी थोड़ी स्लिपिंग हो रही है तो फिर वो इफेक्टिवली आगे थोड़ी बढ़ पाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी स्लिपिंग भी हो रही है तो फिर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो सकता है घटकर शायद 1.8 रह जाए, 1.7 रह जाए। तो हम ये कहेंगे कि अगर स्लाइडिंग नहीं है, अगर कुछ भी स्लिप नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्टली रोल कर रहा है। और जब वो परफेक्टली रोल कर रहा है तो जितनी उसकी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी आएगी, सरफेस से उसका फिर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब सरफेस उसकी वेलोसिटी को कम नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन इन सच एन आइडियल सिचुएशन। तो ऐसी आइडियल सिचुएशन में किसी भी तरीके का कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी या कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए, और इसको आइडियल सिचुएशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत व्हील, बहुत मामूली सा व्हील स्लिप जरूर करता है। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलता है कि आप कभी कोई बाइक अगर ख़रीदने जाएं या कोई स्कूटर ख़रीदने जाएं, तो क्या होता है कि आपको जो कंपनी वाले हैं वो आपको बोलेंगे कि हमारा जो स्कूटर है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर का माइलेज देता है, पर लीटर का, सॉरी 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। फिर आप उसको रोड पर लेकर निकलते हैं। अब रोड पर जब आप लेकर निकलते हैं तब आप कहते हैं ये तो बड़ा कायदे से इसको चला रहा हूँ, बहुत तेज़ भी नहीं चला रहा हूँ, बड़ी हवा वगैरह भी इसकी ध्यान से रख रहा हूँ, ये 50 का माइलेज देता है, ये 70 तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो वो होता क्या है कि वो दो तरीके से, उसमें आप कभी भी देखेंगे उसमें नीचे एक छोटा सा स्टार बनाकर लिख देते हैं, अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, ये लिखा रहता है। तो वो जो अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है, वो स्कूटर को ना खड़ा करके चलाते हैं, मतलब ऐसे ही खड़ा कर दिया स्टैंड पर, और स्टैंड पर खड़ा कर दिया, और स्टैंड पर खड़ा करने के बाद उसके अंदर पूरा टैंक खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल के बाद में उसके व्हील को घुमाते हैं, और उसके व्हील को जब घुमाते हैं ना, तो तब वो देखते हैं कि व्हील के घूमने के साथ साथ ओडोमीटर की रीडिंग बढ़ती जा रही है।
तब वो देखता है अच्छा 1 लीटर में 70 किलोमीटर चल गया। तो जब वो ऐसे ही फ्रीली रोटेट करेगा तो भाई वो तो टच ही नहीं हो रहा ना किसी भी सरफेस पर, और जब टच नहीं हो रहा है तो मामूली सी भी जो स्लाइडिंग है वो मामूली सी भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ पर तो वो किलोमीटर ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी नहीं बन रही है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज ही तो करता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो वो थोड़ा सा तो उसको रोकेगा, थोड़ा तो अपोज करेगा। तो यानी कि अगर 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी तो शायद 1.8 या 1.9 रह जाएगी। और इसी वजह से जब हम रोड पर लेकर किसी भी व्हीकल को निकलते हैं तो उसके टायर कुछ टाइम बाद घिस भी जाते हैं। तो वो घिसते क्यों हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत स्लाइडिंग भी होती है, थोड़ी बहुत रगड़ भी होती है। ठीक, ऐसा नहीं होता कि वो परफेक्टली घूम रहा है। तो परफेक्टली घूमने का मतलब क्या है कि वो आइडियल कंडीशन हो गई, वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिल्कुल टोटली ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिएगा ये वही लास्ट है, सेकंड लास्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, देयर इज़ नो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन इन सच एन आइडियल सिचुएशन। तो आइडियल सिचुएशन में स्लाइडिंग होगी ही नहीं, प्रैक्टिकली होती है। वी नीड टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन only which is smaller than sliding friction। ठीक है, we need to overcome rolling friction only which is much smaller than sliding friction। तो हमें रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम, सिर्फ उस वाले रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। आप अगर किसी बाइक में अगर लॉक लगा हुआ है, व्हील लॉक लगा हुआ है, तो उसको आप घसीटने की कोशिश करिए तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब उसको आप स्लाइड कर पाओगे, वो घिसटेगी नहीं। ठीक है, और वहीं अगर उस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है, फ्री उसके टायर्स हैं, तो आप उसको पैदल पैदल भी ऐसे लेकर चले जाएंगे क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को रोल कर कर ले जाना बड़ा आसान है। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लॉज देखिए, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, पहला लॉ है रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में भी देखा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी देखा था कि ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वही पहला रूल दिया है उन्होंने कि रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। उसके बाद सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर और व्हील। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जब हम बोलते हैं कोई भी रोलिंग सिलेंडर है तो उसका जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग जो है काफ़ी क्या मतलब अगर आपकी हाइट देखी जाए तो आप लोगों की सबकी हाइट पूरी प्रॉपर हाइट हो चुकी है। ठीक है, 11th 12th क्लास, चलो 1 साल और मान लीजिए, थोड़ी बहुत अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो 11th क्लास तक जितनी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है। आप नॉर्मल साइकिल चलाइए, अपने साइज़ की जो साइकिल होती है वो चलाओ, फिर किसी बच्चे की साइकिल चलाओ। ठीक है, थक जाओगे बच्चे की साइकिल चलाने में। रीज़न क्या है, उसके व्हील छोटे होते हैं। अब वो छोटे व्हील जो है वो बच्चे के हिसाब से बनाए जाते हैं क्योंकि उस बेचारे के पैर भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब आपके पैर लंबे हैं तो एक रीज़न तो ये समझ में आ गया कि भाई पैर लंबे हैं इसलिए चलाने में दिक्कत होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर या रोलिंग व्हील। अगर व्हील का रेडियस छोटा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो चलाने में दिक्कत होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो चलाने में दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छा अगर रेडियस जो है वो कम है, अगर रेडियस कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, यानी कि अगर व्हील छोटा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, चलाने में दिक्कत होगी। अगर रेडियस ज़्यादा है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम। इसीलिए मोटर बाइक का माइलेज हमेशा स्कूटर के माइलेज से ज़्यादा होता है। समझ गए क्यों? क्योंकि मोटर बाइक के व्हील थोड़े बड़े होते हैं और स्कूटर के व्हील हमेशा छोटे होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसका व्हील छोटा है। तो व्हील छोटा क्यों है? क्योंकि रेडियस छोटा है। समझ गए? ठीक। तो एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। उसके बाद देखिए, अगर हमने ये जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो एफ आर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ आर इज इक्वल टू, हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। म्यू आर समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू स्मॉल आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। हियर म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये दो न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले मेरे को जरा वर्क डन करना है डिस्कस, तो फिर पहले वर्क डन करते हैं। 3 केसेस अलग अलग, वो करने के बाद फिर इस पर आता हूँ। तो पहले देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कंसिडर a body of weight mg resting on a rough horizontal surface shown in figure. The weight mg is balanced by the normal reaction capital R of the horizontal surface. तो यहाँ पर देखिएगा कि एक बॉडी रखी हुई है, एक सरफेस पर एक बॉडी लगी और इस पर इस तरफ एक पुलिंग फोर्स लग रही है, तो इस वजह से उसको पी बोल देते हैं, जनरली पुलिंग फोर्स को पी बोल देते हैं। और यहाँ पर वेट जो है इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये मूविंग बॉडी है। जब ये मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा एफ के। अब क्या हुआ कि यहाँ से हम इसको थोड़े डिस्टेंस तक खिसका कर ले आए, यहाँ तक ले आए। इस पॉइंट से यहाँ तक ले आए, तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एस हो गया।
Suppose a force P is applied horizontally so that the body just begins to slide. Let F के be the kinetic friction. बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, स्लाइड कर रही है और एफ के को मैंने मान लिया ये काइनेटिक फ्रिक्शन है. उसके बाद हम बोल रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस एस विल बी. तो हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक्ट करता रहेगा ना जब बॉडी मूव कर रही है. तो इसका मतलब क्या है कि मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन से के बराबर भी अगर मैं कर दूंगा तो भी वो बॉडी मूव करेगी. बॉडी जब मूवमेंट में होती है उस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी को मूव करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा. मैं जानता हूँ वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ के इंटू एस. इस वजह से मेंशन किया है एफ के इंटू एस. और एफ के की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, म्यू के इंटू आर. सिंस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, तो W इज इक्वल टू एफ के की जगह लिख दिया म्यू के इंटू आर इंटू एस, म्यू के इंटू आर इंटू एस. और फिर क्या करा कि ये जो म्यू के इंटू आर है इसको आपने क्या कर दिया, W इज इक्वल टू, और R किसके बराबर है, mg के बराबर, तो म्यू के mg और s. ये तो समझ में आ गया. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद अगला देखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन. अगर कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पर मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो वर्क कितना करना पड़ेगा. ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कुछ नहीं. वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन. मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा. ठीक है. अच्छा, अब जब थीटा लिया तो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बना लो आप जैसा एंगल ऑफ रिपोज वाले में हमने बनाया था. तो ये हमारी बॉडी हो गई. यहाँ पर नीचे की तरफ जो वेट इसका एक्ट कर रहा है दैट इज mg, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. इसको मैंने बोल दिया mg cos थीटा. ये हो गया mg sin थीटा. नॉर्मल रिएक्शन इज r. और इसी डायरेक्शन में हम ये दिखाएंगे. इसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ एफ के. क्यों? क्योंकि इस बार जो बॉडी है उसको मैं अप एंड इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा हूँ. तो ऊपर की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा हूँ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगी. तो ये एरो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, ये वाला तो हो गया mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg. और ये जो एरो है दिस इज फॉर एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है ये एफ के. ठीक है. सपोज अ बॉडी ऑफ वेट mg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड थीटा विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इस थीटा को हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लिया. अ फोर्स P is applied on the body so that it just begins to slide up the inclined plane. तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर चढ़ना शुरू करेगी. अब जरा देखिएगा कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बॉडी ऊपर या नीचे ऐसे इस सरफेस से ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही है. इसका मतलब r और mg cos थीटा ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है. तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा. तो सबसे पहले तो ये हो गया r इज इक्वल टू mg cos थीटा. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई एफ के का मतलब क्या है कि ये मूव कर रही है ऊपर स्लाइड. ये काइनेटिक फ्रिक्शन है यानी कि बॉडी मूवमेंट में है. तो बॉडी जो मूव कर रही है वो किस फोर्स के साथ कर रही है, ये P फोर्स से आगे की तरफ जा रही है. तो यहाँ पर इसी वजह से हम ये कहेंगे कि भाई P और दो फोर्सेस हैं. ये P तो इस तरफ है और दो फोर्सेस हैं जो इसको पीछे की तरफ खींच रही है. तो एफ के और एक mg sin थीटा. तो हम ये लिखेंगे कि P इज इक्वल टू एफ के प्लस mg sin थीटा.
समझ में आ गया दोनों बैलेंसिंग फोर्स। अब P इज इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, ये हमने कह दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ के की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू आर। जैसे यहाँ पर एफ के की वैल्यू डालेंगे म्यू के इंटू आर, ऐसे ही यहाँ पर भी डालेंगे। तो P इज इक्वल टू, पहले एम जी साइन थीटा लिख लो और प्लस एफ के की जगह डाल दीजिए यहाँ पर म्यू के इंटू आर। तो P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के, तो एज इट रहने दीजिए। और जो आर है, आर को क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एम जी कॉस थीटा। यहाँ आर एम जी के इक्वल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 40 पर। तो P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा, फिर एम जी ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। हम क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो आ गई। तो फोर्स में अगर डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस एस, ये जो स्पाइरल करवाई है ना उसमें वो एस छुप गया है, तो डिस्टेंस के आगे एस लिख लीजिए। वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस कैपिटल एस। अब लिख लीजिए through distance capital S up the inclined plane is W is equal to P into S। तो कुछ नहीं, ये जो पूरी वैल्यू है इसमें S को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस, तो ये आपका वर्क डन आ गया। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 40 पर ही अगला देखिए। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने पहला केस देखा इंक्लाइंड प्लेन का। इसमें हमने क्या देखा कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अगला केस बिल्कुल इसी के जैसा है, उसमें क्या है कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर बॉडी को नीचे की तरफ हम लेकर आते हैं तो डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन वाला देख लीजिए। Work done in moving a body down an inclined plane. Suppose a body of weight mg is placed on an inclined plane. Suppose the angle of inclination theta be less than the angle of repose. ठीक है, be less than the angle of repose। अच्छा, less than the angle of repose क्यों लिखा हुआ है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। जरा देखिएगा, पहले तो यही डायग्राम जो इसमें दे रखा है, पहले तो यही सेम डायग्राम बनाना है। इसको मैंने ले लिया थीटा। थीटा थीटा थोड़ा सा कम बना हुआ एंगल, ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पर जो हमारा वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा एनर्जी। और ये हम समझ ही गए कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये एम जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा। अच्छा, और एक फोर्स जो है इसको जो खींच रही है फोर्स P, अब हम इसको नीचे डाउनवर्ड खींच रहे हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है F के वो इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करती है। और ये ऊपर हो गया R, एम जी कॉस थीटा, और ये R। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, सपोज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बी लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज।
तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ये थीटा है इसको एंगल ऑफ रिपोज से कम, थोड़ा सा कम क्यों लिया गया है? क्योंकि हमने एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन में देखा ही ये था कि इट इज़ दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो वो आप ये देखिएगा कि अगर आप ये एंगल थीटा को थोड़ा 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 और बढ़ा देते हैं और आपने इतना बढ़ा दिया कि भाई अब ये जो फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स लगाना ही बेकार हो गया, अब आपको फोर्स लगानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद ही खिसकती हुई आ रही है, आपने एंगल ही इतना ज़्यादा कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वही चीज़ है कि भाई आपको नीचे लगाने वाली फोर्स को दिखाना है कि उस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ। वो फोर्स तो लगेगी ही नहीं अगर आपने एंगल इतना बढ़ा दिया कि वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि जिस पर आपकी बॉडी जो है वो स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट कर दे, आपने एंगल ऑफ रिपोज से भी ज़्यादा कर दिया एंगल, वो तो अपने आप ही गिर जाएगी आके नीचे, उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा छोटा रखना है, छोटा रखेंगे तो रुका रहेगा वहाँ पर, तब हमारी फोर्स लगाने की कुछ अहमियत है, नहीं तो फोर्स लगाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा अ फोर्स पी इज अप्लाइड टू जस्ट स्लाइड द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक फोर्स लगाई जाती है ताकि बॉडी जो है वो जस्ट खिसकना शुरू तो करे। तो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। पहला तो इसको वही है जैसा इससे पहले वाले में देखा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि भाई जस्ट स्लाइड कर रही है, ऐसा नहीं है कि भयंकर मोशन में आ चुकी है, जस्ट स्लाइड कर रही है। तो मैं कहूँगा कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इधर वाले फोर्स नीचे वाले क्या है, पी और एम जी साइन थीटा, और इधर वाला क्या है, एफ के। तो पी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के हो गया। ठीक, उसके बाद मैं किस चीज़ को लेकर कंसर्न हूँ, मुझे सिर्फ पी निकालना है। पी यानी कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं उसमें से सीधा सीधा लास्ट में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा। तो पी निकालना है, एम जी साइन थीटा को उधर ले जाइए, तो पी इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, ये पी हो गया। अब क्या करें, ये हमारे पास अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलना है, इसका एफ के की वैल्यू बताइए भाई क्या है, यू के इंटू आर। अब बात देख कर आ रहे हैं, एफ के इज इक्वल टू यू के इंटू आर माइनस एम जी साइन थीटा, आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, क्या डाल दीजिए, एम जी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इधर भी एम जी इधर भी एम जी कॉमन ले लो, पी इज इक्वल टू एम जी कॉमन लेके ब्रैकेट में यू के cos theta minus sin theta, P is equal to mg into mu k cos theta minus sin theta। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा अब है हमारे पास P इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वर्क डन निकालना है, W इज इक्वल टू P इंटू एस, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम जी इंटू म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। तो ये हमारे तीनों तरीके के वर्क डन हो गए। एक वर्क डन ये हो गया कि जब हमने नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी बॉडी को रखा और स्लाइड करवाया, दूसरा वाला जब हमने उसको अप एंड इंक्लाइंड प्लेन करवाया, और तीसरा वाला जब हमने उसको डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन करवाया। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर वर्क डन निकाल चुके हैं, जब हमने वर्क डन निकाला है तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन ये कैसे निकाला जाएगा, ये इस तरीके से निकाला जाएगा कि भाई हम अब ये मानते हैं कि ये जो दोनों केसेस देखे कि जिसमें अप एंड इंक्लाइंड प्लेन बॉडी जा रही है और डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन बॉडी जा रही है, तो ये जो दोनों केसेस देखे, इन दोनों केसेस में हमने ये कहा कि बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, बॉडी ने जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करा है। तो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करा है, इस वजह से मैंने इस केस में भी इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स को बैलेंस मान लिया। ठीक है,
यहाँ पर भी वही था कि इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, तो मैंने इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स को बैलेंस मान लिया, P इज इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, बॉडी जो है जस्ट स्टार्ट नहीं कर रही है, ढंग से स्टार्ट हो चुकी है, बॉडी मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव कर रही है तो फिर उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। और जब भी किसी ऊपर वाली मतलब किसी इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी नीचे की तरफ खिसकती है तो भाई वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ती है, ठीक है, वो एक्सेलरेट ही होती है। तो आप ये देखिएगा कि डायग्राम तो बिल्कुल यही सेम है, डायग्राम तो बिल्कुल यही सेम है। जब एक्सेलरेशन हमको निकालना होगा थीटा हो गया, बॉडी का वेट हो गया mg नीचे की तरफ, यहाँ पर भी एंगल थीटा mg cos थीटा, इधर वाला mg sin थीटा, ये क्या हो गया r हो गया। बॉडी का r ये नीचे की तरफ, तो जो एफ के है वो कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर r इज इक्वल टू तो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, क्योंकि बॉडी इधर और उधर कहीं जा नहीं रही है, तो r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है उस बॉडी पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है, उस बॉडी पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो ऐसा है कि बॉडी अपने आप ही खिसकती हुई नीचे आ रही है। मैं ये कहूँगा कि वो जिस फोर्स के साथ नीचे जा रही है वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा इस एफ के को ओवरकम करेगा तब आगे जाएगा। तो हमने उस फोर्स को मान लिया एफ कैपिटल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, समझ गए, ठीक है। क्योंकि अब वो बैलेंस नहीं हो रही है, वो चल रहा है, तो वो चल रहा है तो जिस फोर्स से वो नीचे जा रहा है इफेक्टिव फोर्स क्या होगी, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एफ है इसको मैं एम ए बोल सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो हो गया एम ए, एम जी साइन थीटा एफ के को क्या बोलें, वही म्यू के इंटू आर, आर को क्या बोलें, एम जी कॉस थीटा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, भाई एम जी कॉमन ले लो राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का। तो ये चार जो डेरिवेशन है छोटे छोटे ही, इसमें लास्ट के 3 वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा पहले वाला तो आपने देखा गया था सब, उसमें तो बस फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये अगला जो टॉपिक है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल, ये आप देखेंगे इस बार भी अगर एग्जाम हुआ होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रूव दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। तो आपको ये भी बताना होता है कि ये जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी बताने होते हैं कि ये बुरा भी है लेकिन ज़रूरी भी है, बिना इसके काम भी नहीं चलते। तो ज़रूरी शैतान है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, मतलब शैतान, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये चैप्टर। अब इसमें जो है ना, वही मैं आपको कल तक बता दूंगा कि मैं क्लास आपकी लूँगा या नहीं लूँगा, और परसों का मैं ऑफ रखूँगा, परसों मैं यहाँ पर हूँ नहीं, और संडे के लिए आप प्रिपेयर रहना कि फिज़िक्स की परसों जो क्लास में नहीं लूँगा वो फिर मैं संडे को लूँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो फिज़िक्स की क्लास है वो परसों ना लेकर वो मैं संडे को लूँगा, और कल अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो वो मैं शाम को आपको 6:30 पौने 7 तक लूँगा या नहीं लूँगा, दोनों ही चीज़ें अपडेट कर दूँगा ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है। मैथ्स की क्लास कल होगी, कल सारी क्लासेस अपने टाइम पर हैं, परसों का बता रहा हूँ, परसों नहीं लेकर।